होकाइडो के उत्तरी इलाकों में जहां बर्फ इतनी गहरी जमती है कि जमीन और आसमान एक जैसे सफेद दिखने लगते हैं और जहां सर्दी का हर झोंका इंसान की त्वचा को ऐसे काटता है जैसे कोई अदृश्य चाकू चल रहा हो, वहीं एक पुरानी दंतकथा पीढ़ियों से फुसफुसाहटों में जिंदा है। एक ऐसी दंतकथा जिसे लोग युकी ओना नो माजो यानी बर्फ की जादूगरनी के नाम से जानते हैं, और उसके बारे में कहा जाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि सर्दियों के देवताओं का एक त्यागा हुआ श्राप है जो सदियों से इंसानों से बदला ले रहा है। इस जादूगरनी के बारे में गांव वाले कहते हैं कि वह ठंडी हवा में सांस लेकर भी बर्फ को जन्म दे सकती है। उसकी आंखें सफेद बर्फ की तरह खाली और गहरी हैं, और उसकी चाल इतनी हल्की है कि बर्फ पर भी उसके पैरों के निशान नहीं बनते। लोग मानते हैं कि वह किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, किसी भी आवाज में बोल सकती है और किसी भी छाया में छिप सकती है। बस एक चीज कभी नहीं बदलती, उसके आसपास हमेशा तापमान अचानक गिर जाता है और बर्फ की चादर जमीन पर घनी होने लगती है, जैसे प्रकृति खुद उससे डरती हो। कहा जाता है कि उसकी आत्मा एक बार एक साधारण युवती थी जिसका गांव किसी अजनबी बीमारी के कारण खत्म हो गया था। सब मर गए थे और वह अकेली बची थी, लेकिन उसने देवताओं से अपने परिवार को वापस लाने की प्रार्थना की, और बदले में देवताओं ने उसे एक ऐसा श्राप दिया जिसने उसे इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तो बना दिया, पर हमेशा के लिए अकेला, ठंडा और अंधकार से भरा हुआ। इसी वजह से माना जाता है कि वह इंसानों से नफरत नहीं करती, बल्कि उनकी गर्माहट, उनके रिश्तों, उनके जीवन और उनकी खुशियों के लिए तड़पती है। और जब भी वह किसी परिवार को साथ देखती है, तो उसे यह याद आता है कि उसने क्या खोया, और यही दर्द उसे इंसानों को अपने साथ बर्फ के संसार में खींच लेने पर मजबूर कर देता है, ताकि कोई भी उसके जैसा अकेला ना रहे। लेकिन जिससे भी वह मिलती है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब टोक्यो से आया एक युवा फोटोग्राफर अराता उस इलाके में आता है। उसकी आदत थी कि वह अनदेखी, अजीब और प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करता था। उसे होकाइडो की बर्फीली घाटियों और पहाड़ी जंगलों की तस्वीरें लेनी थीं, और साथ ही वह सर्दियों की लोक कथाओं पर भी रिसर्च कर रहा था। गांव वाले उससे बार बार कहते रहे कि सर्दियों के चरम समय में पहाड़ों पर मत जाना, खासकर रात के समय नहीं, क्योंकि वहां बर्फ की स्त्री घूमती है। लेकिन अराता एक आधुनिक, तर्कवादी युवा था। उसे लगा कि यह सब ग्रामीण अंधविश्वास है। उसने अपने कैमरे, ट्राइपॉड, एक भारी कोट, कुछ खाने का सामान और एक कैंपिंग टेंट लेकर पहाड़ की ओर यात्रा शुरू कर दी। पहले दिन सब ठीक चला। नर्म धूप थी, बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और हवा इतनी शांत थी कि सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा तेज हुई, आकाश पर काले बादल मंडराने लगे और तापमान तेजी से गिरने लगा। अराता ने सोचा कि यह सामान्य पहाड़ी मौसम है, और वह बारीकी से तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गया। तभी उसे दूर बर्फीली घाटी में एक सफेद कपड़े पहने स्त्री दिखाई दी। उसकी चाल असामान्य रूप से धीमी थी, जैसे वह हवा पर तैर रही हो, और उसकी लंबी काली बाल हवा की दिशा के विपरीत उड़ रहे थे। अराता ने सोचा कि यह शायद कोई स्थानीय लड़की होगी जो रास्ता भटक गई होगी। उसने कैमरा उठाया और झूम करके देखा, लेकिन जैसे ही उसने लेंस में देखा, उसे स्त्री के चेहरे पर आंखें दिखाई ही नहीं दी, सिर्फ सफेद खालीपन। उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उसने कैमरा तुरंत नीचे किया, लेकिन जब उसने फिर से देखा, स्त्री अचानक गायब थी। पहली रात अराता ने जंगल के एक पुराने, लगभग टूट चुके लकड़ी के घर में शरण ली। भीतर बेहद ठंड थी, पर कम से कम तूफान से बचने की जगह थी। उसने आग जलाई, खाना गर्म किया और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नींद में डूबने लगा, उसे बर्फ पर किसी के चलने की धीमी छप छप की आवाज सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। फिर एक धीमी, लगभग फिसलती आवाज, खोलो, ठंड लग रही है। अराता जम गया। उसकी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन उसमें किसी तरह की खोखली गूंज थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई, पर उसकी जगह एक बहुत लंबी,
बहुत तेज खरोंचने की आवाज शुरू हो गई, जो लकड़ी की दीवार को काटती चली गई। अराता ने डर के मारे आग बुझा दी और कोट ओढ़कर चुप हो गया। जब कई मिनट बाद वह आवाज रुकी और सब शांत हो गया, उसने सोचा शायद वह चली गई। लेकिन तभी अंधेरे कमरे में कुरोनमी गांव जापान के उत्तरी समुद्री तटों के उस वीरान इलाके में स्थित था, जहां धुंध लगभग साल भर छाई रहती थी और हवा में नमक की गंध के साथ एक अनजानी ठंड हमेशा सांसों को सिहराती रहती थी। कहा जाता है कि यह गांव सदियों पुराना है, लेकिन इसकी असली उम्र किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ रहने वाले बुजुर्ग भी यह नहीं बता पाते कि उनके पूर्वज कब आए और क्यों आए। बस इतना कहते हैं कि समुद्र ने बुलाया था। पर समुद्र किसे बुलाता है और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुरोनामी का नाम भी अजीब है। कुरो यानी काला और नामी यानी लहर। और कहा जाता है कि इस गांव के सामने फैला समुद्र सामान्य समुद्र जैसा नहीं, बल्कि रातों में इसकी लहरें काली दिखाई देती हैं। और जो कोई भी इस समुद्र को ध्यान से सुने, उसे लगता है जैसे पानी के नीचे कोई इंसानी कराहें, कोई धीमी फुसफुसाहट और कोई डूबी हुई आवाज़ें तैर रही हों, जो सीधे दिल में उतर कर डर पैदा करती हैं। गांव के घर पुराने लकड़ी के बने थे, काले पड़े, नमकीन हवा से घिसे हुए, और उनके छतों से हमेशा पानी टपकता था, चाहे बारिश हो या न हो। और गांव के बीचों बीच एक पुराना शिंतो मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब ताबीज़, पुराने कागजी मंत्र और समुद्री सीपियों की मालाएं लटकी रहती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति को बाहर रोकने की कोशिश की जा रही हो। गांव वाले अक्सर कहते थे कि रात में बाहर मत निकलो, समुद्र की ओर मत देखो, और सबसे बड़ा नियम, अगर रात में घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन क्यों नहीं खोलना, यह कोई साफ साफ नहीं बताता। बस इतना कहते कि घंटी इंसान नहीं बजाता। इसी गांव की ओर एक युवा शोधकर्ता, आरव शर्मा, जापान आया, जो भारत से लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर शोध करने के लिए निकला था। और जब उसे कुरोनामी विलेज के बारे में पढ़ने को मिला, एक ऐसा गांव जो मानचित्र में है, लेकिन जापानी सरकार ने उसे आधिकारिक रूप से त्यागा हुआ घोषित कर रखा है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लोग कहते थे कि कुरोनामी में एक समुद्री आत्मा का श्राप लगा है, और वह आत्मा उन लोगों को बुलाती है जिनके मन में अकेलापन, दुख या अधूरी इच्छाएं हों। जैसे समुद्र उनकी उदासी को पहचान लेता है और उन्हें अपने भीतर खींच लेता है। आरव ने इन सबको मिथक मानकर एक बरसाती शाम ट्रेन से उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। मौसम खराब था, काले बादलों से भरा आसमान, समुद्र की तरफ से आती तेज हवा और खिड़कियों से टकराती बारिश, सब कुछ मिलकर एक अनहोनी का संकेत दे रहे थे। लेकिन शोधकर्ता होने के नाते वह पीछे नहीं हटा। आखिरी स्टेशन पर उतरने के बाद उसे लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उसे ठहराया और कहा, अगर तुम कुरोनामी जा रहे हो, तो लौटने के लिए मन मजबूत रखना, क्योंकि वहाँ जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच में है वह दिखता नहीं। पर आरव मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी नमी महसूस हुई, जैसे हवा में पानी नहीं, बल्कि किसी की ठंडी उंगलियां उसके चेहरे को छू रही हों। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ दूर समुद्र की लहरें, जो सामान्य समुद्र की तरह नहीं, बल्कि किसी दानव के सांस लेने जैसी भयानक ध्वनि निकाल रही थीं। आरव एक छोड़े हुए लकड़ी के घर में ठहरा, जिसका दरवाज़ा आधा टूटा था, और खिड़की के पास एक पुरानी काले सफ़ेद तस्वीर रखी थी, जिसमें गांव के लोग एक साथ खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में सभी के चेहरों पर आंखें थोड़ी धुंधली दिख रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें उंगली से मिटा दिया हो। रात ढली और हवा और ठंडी होती गई। तभी अचानक बाहर मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आई। एक बार, फिर 2 बार, और फिर लगातार। आरव के भीतर हल्की घबराहट उठी, क्योंकि उसे याद आया कि उस वृद्ध महिला ने घंटी का जिक्र किया था। लेकिन आरव ने तय किया कि वह बाहर झांकेगा। जैसे ही उसने खिड़की के पर्दे हटाए, उसने देखा कि मंदिर के सामने एक लंबे बालों वाली स्त्री खड़ी थी। उसके बाल समुद्री घास जैसे गीले, कपड़े फटे हुए किमोनो जैसे, और उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से फीकी, मानो कोई कई दिनों से पानी में भीगी हुई लाश हो। वह धीरे धीरे समुद्र की ओर मुड़ी और उसी गति से चलने लगी, बिना पैरों को हिलाए,
जैसे हवा में तैर रही हो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने गांव के शेष लोगों से मुलाकात की, कुछ बुजुर्ग, कुछ चुप रहने वाले लोग, जिन्होंने उसे बताया कि वह स्त्री नामी ओन्ना थी, एक समुद्री आत्मा जो कभी गांव की ही लड़की थी। अयूमी, जो युवा अवस्था में